आज मैं दूसरे टॉपिक पे आ रही हूँ, सेक्सुअल डिसफंक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी स्त्री समाज में इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती है। इसका सबसे बड़ा जो एक दायरा है, हमारे अंदर की एक मर्यादा, जो हम खुल के लोगों के सामने बात नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल का जो एडवांस जो पॉर्न थिंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे, तो यंगस्टर्स को वो मूवीज़, वो वीडियोस देख के उनके अंदर ख्याली जो एक हम बोल सकते हैं एक फैंटेसी है, उस चीज़ को वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में शेयर करना चाहते हैं। उस चीज़ को वो इस तरीके से थोपते हैं, तो कभी कभी औरत उसके अंदर जो फीलिंग्स होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो उसके हस्बैंड के साथ में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रही है, या हस्बैंड को लगता है शायद इसको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है कि जिसके बारे में हमको, हमारे यंगस्टर्स को, जैसे कि हम बहुत सारे फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, हम एक लड़की को, एक औरत को जिस तरीके से फिगर आउट करते हैं और जिस तरीके से हम सोचते हैं कि जो मूवीज़ में हम देखते हैं या जो हम वीडियोस में देखते हैं, जिसके फिगर को देख के हम सोचते हैं कि हर औरत वैसी होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर एक स्त्री के अंदर अपना एक अलग चीज़ होता है, जिसको हम कहते हैं लव लैंग्वेज। हर एक का प्यार करने का एक अलग तरीका होता है। कोई अपने प्यार को बात करके जाहिर करता है, कोई अपने अंदर प्यार को गिफ्ट्स देकर जाहिर करता है, किसी को अपने प्यार को जाहिर करने के लिए उसको इंटीमेसी की ज़रूरत होती है। कोई ऐसे भी होते हैं जो अपने प्यार को, जिनको खाने में बहुत इंटरेस्ट होता है, खाना पकाकर वो अपने प्यार को इम्प्रेस करते हैं। किसी किसी को घूमना बहुत पसंद है। तो सबसे पहले हमें हमारे पार्टनर के लव लैंग्वेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने, जैसे कि बहुत सारे लोग शादी करने से पहले प्री वेडिंग शूट, कैसे साड़ी पहनना चाहिए, कैसे फोटोग्राफर्स होने चाहिए, क्या डेस्टिनेशन होना चाहिए, कहाँ पे हमारी शादी, उसके पहले अगर सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में हस्बैंड वाइफ को, यानी कि दूल्हा दुल्हन को शादी से पहले अगर इसका एजुकेशन दिया जाए, तो आजकल जो डिवोर्स चल रहे हैं, कहते हैं ना कि आपके बड़े से बड़े झगड़े बेडरूम के अंदर सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जो बेडरूम से झगड़ा शुरू होता है उसके लिए कोई सॉल्यूशंस नहीं है। तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसको ये फील हो रहा था कि वो अपने हस्बैंड के साथ में वो केमिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पा रही है, और उसके हस्बैंड का जो थॉट था उसे ऐसा लगता था कि, और उनका ये लव मैरिज था, उनको ऐसा लगता था कि शादी से पहले जो हमारी बॉन्डिंग थी वो शादी के बाद क्यों नहीं है। शादी से पहले वो बहुत अच्छे दोस्त थे, शादी के बाद दोनों पति पत्नी हो गए, और जो शेयरिंग और केयरिंग जो एक फ्रेंडशिप में होता है वो हस्बैंड वाइफ में उतना पाया नहीं जाता है। तो अगर आपको आपकी शादी को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखना है, तो एक दूसरे के पति और पत्नी बनने के बजाय अगर आप उसके फ्रेंड बनोगे तो शायद ये शादी आगे तक चलेगी। रही बात इनफर्टिलिटी की, आजकल बहुत सारे लोगों में, यंग कपल्स में ये देखा जाता है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे IVF, IUI करने के बाद में भी ये सक्सेस नहीं हो रहा है। इसका जो सबसे पहला कारण ये है, ये सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है। पहले ज़माने में ऐसा था कि हम लोग, एक औरत का जो एक काम था, उसको घर संभालना था, उसे बच्चे की देखभाल है, उसको फैमिली की देखभाल है, उसे सिर्फ उसी के चीज़ पे कंसंट्रेट करना था। बट आज हम काम भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, हमको बाहर का भी स्ट्रेस है, घर के अंदर का भी स्ट्रेस है। तो ये जो स्ट्रेस होता है वो लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर इनफर्टिलिटी को क्रिएट करता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ कि मेरे पास एक कपल आए थे जिन्होंने सारे ट्रीटमेंट किए। डॉक्टर्स ने कहा कि आपको सेरोगेसी करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। जब वो मेरे पास आए, उनके रिपोर्ट्स मैंने देखे, तो रिपोर्ट्स में मुझे पता चला कि इसको हम कहते हैं ना अनसॉल्व्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि इस इनफर्टिलिटी का आपके पास कोई आंसर ही नहीं है, क्योंकि हस्बैंड के स्पर्म्स काउंट्स, उसकी मोर्टेलिटी, उसका अल्कलाइन, सब कुछ अच्छा है। फीमेल्स के भी सारे रिपोर्ट्स, हार्मोन रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है। जब मैंने कपल काउंसलिंग किया तब पता चला इन लोगों को बहुत सारे लोन्स थे, और वाइफ को हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो ये EMI कैसे होगा,
फैमिली आगे कैसे चलेगी, हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। तब मैंने उनको एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप अगर लाइफ में ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती ही रहती हैं, अगर इस चीज़ से अगर आप अपने आप को साइड करके अगर आप ये सोचेंगे कि शायद वो बच्चा आपकी ज़िंदगी में आएगा और वो ऐसा गुड लक लेके आएगा कि शायद आपके ये लोन भी एक झटके में निकल जाए, इस तरीके से आप सोचो और देखो कि क्या होता है। आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। उनको मैंने 2-3 हीलिंग्स है, सेल्फ रियलाइजेशन है, मोटिवेशंस के थेरेपीज देना शुरू कर दिया एंड विद इन अ मंथ के अंदर वो लेडी कंसीव हो गई। हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो ब्रेन है, वो इतना सॉलिड एक वेपन है जो इजीली डिस्ट्रॉय भी करता है और वो क्रिएट भी करता है। तो आपके ब्रेन को किस तरीके से सोचना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने पॉजिटिवली लिया तो ये चीज़ पॉजिटिवली काम करेगी, अगर आपने इसको नेगेटिवली लिया तो ये नेगेटिव काम करेगी। तो सबसे पहले इनफर्टिलिटी ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे कोई मेडिसिन्स, कोई ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अंदर हील करना बहुत ज़रूरी है, आपकी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज के ज़माने में औरत और आदमी, जैसे कि मैंने एक केस देखा था कि वो IVF IUI ट्राई कर रहे थे, तो डॉक्टर ने उनको एक डेट दिया था कि इस टाइम पे आपको रिलेशनशिप रखना है। अब ये कपल ऐसे थे कि उनका सेक्सुअल लाइफ इतना अच्छा था, लेकिन जब डॉक्टर्स ने कहा कि ये टाइम पे आपको रिलेशंस रखना है, हस्बैंड परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे उसको प्रेशर्स आ रहे थे कि अगर अब मैंने परफॉर्म नहीं किया तो पता नहीं रिजल्ट्स क्या आएगा। और इसके वजह से वाइफ के अंदर एंजाइटी आ रही थी कि आपको क्या हो गया, आपको बच्चे नहीं चाहिए, तो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स बढ़ रहे थे। तो सेक्सुअल फीलिंग्स भी एक ऐसी फीलिंग्स है जो नेचुरल होती है, जो किसी के दबाव में, बंधन में या टाइम दे के नहीं किया जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप आपके लाइफ में आपके मेंटल हेल्थ को कैसे रखते हैं, क्योंकि गर्भ संस्कार, सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड इनफर्टिलिटी ये 3 ऐसे कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट के अंदर कोई मेडिसिन, कोई थेरेपी काम नहीं करती है जब तक कि आप खुद रेडी नहीं हो इस चीज़ को अपनाने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए। इस दुनिया में सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसा ऐसा कोई चीज़ नहीं है, इनफर्टिलिटी जैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, गर्भ संस्कार ये मिथ नहीं है, ये 100% प्रूवन है और इसकी सारी चीज़ हमारे ग्रंथों में उल्लेख है, जिसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। और आज इस मॉडर्न साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूव किया है कि शिशु गर्भ अवस्था में सुप्त नहीं बल्कि जागृत अवस्था में रहता है। इसके बहुत सारे प्रमाण मेरे पास है और बहुत सारे लोगों ने इसका अनुभव किया है। तो जब एक औरत प्रेग्नेंट रहती है तो सिर्फ वो औरत प्रेग्नेंट नहीं रहती, बल्कि उसके साथ उसका पति भी प्रेग्नेंट रहता है। उन दोनों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस चीज़ को किस तरीके नर्चर करें, किस तरीके से उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अगर आपने प्लान किया है कि आपको 6 मंथ के बाद में फैमिली प्लान करना है, तो 6 मंथ पहले अपने डाइट के अंदर चेंज लेके आइए, अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेके आइए। और ये 9 मंथ की जर्नी अगर आपने परफेक्ट किया तो आपको आपके बच्चे के जन्मने के बाद में आपको कोई ट्रीटमेंट, कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बच्चों के अंदर OCD, बच्चों के अंदर ADHD के प्रॉब्लम्स, बच्चों के अंदर ऑटिज़म जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। बच्चा होने के बाद हम साइकियाट्रिस्ट को, काउंसलर्स को, बहुत सारे थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट देने के बाद भी बच्चा ठीक नहीं होता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि आप बीज में सुधार कीजिए, वृक्ष में सुधार करने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच।